हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर जो एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं उन्हें सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस एक्सप्रेशन में फॉर ए लॉन्ग पीरियड के बाद ऑफ टाइम का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि पीरियड का अर्थ ही अवधि या समय का भाग होता है। अतः फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग होगा। स्लैंग किसी खास वर्ग के, देखेंगे यहाँ तो क्या है, सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशंस और एंड स्लैंग। तो हम अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्लैंग। किसी खास वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वे शब्द, वाक्यांश या शब्दों के वे अर्थ जिन्हें स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्लैंग। सम इम्पॉर्टेंट सुपरफ्लुएंस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग। तो फर्स्ट नंबर है हमारा फ्रीशिप। लेक्चररशिप का खूब प्रयोग बोलचाल की भाषा में लोग करते हैं, लेकिन फ्रीशिप का शुद्ध रूप है फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप। लेक्चररशिप का शुद्ध रूप है लेक्चरशिप। अगला सेकंड है हमारा कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर में ब्रदर सिस्टर सुपरफ्लुएंस है, क्योंकि कजिन का अर्थ ही होता है चचेरा या चचेरा भाई या चचेरी बहन। जैसे ही इज़ माई कजिन ब्रदर, तो ये सेंटेंस क्या हमारा, ये रॉन्ग है। आपका सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ माई कजिन। ठीक, अच्छा डिसाइड कैसे होगा? अब ही इज़ माई कजिन है ना, अब ही से हम डिसाइड करेंगे वो क्या है, चचेरा भाई है कि चचेरी बहन है। अब देख लिया हमने, ही है, ये ही के लिए प्रयोग है ना कजिन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ही चचेरा भाई हो जाएगा। अभी यहीं ऐसे सी होता, सी इज़ माई कजिन, तो क्या बोलते, ये सी के लिए तो कजिन आया है, तो वहाँ पर क्या होता है, चचेरी बहन। नोट, वाक्य में प्रयुक्त सी, ही, गीता, राम, श्याम आदि से ही पता चलता है कजिन का प्रयोग भाई के लिए किया गया है या बहन के लिए। जैसे थर्ड नंबर देखेंगे, कॉन्सेंसस ओपिनियन में ओपिनियन अनावश्यक है, क्योंकि कॉन्सेंसस इक्वल टू कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब सामूहिक विचार है, इसी वजह से ये ओपिनियन क्या है हमारा, रॉन्ग है। अच्छा, कंसर्न हस्बैंड या कंसर्ट वाइफ में हस्बैंड और वाइफ का प्रयोग क्या है, अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि कंसर्ट का मतलब ही होता है या हस्बैंड या वाइफ। स्पेशली ऑफ ए रूलर, ठीक, हस्बैंड और वाइफ स्पेशली ऑफ ए रूलर, किसी शासक का पति या पत्नी। फाइनल देखें, फाइनल कॉन्क्लूजन में फाइनल का प्रयोग अनावश्यक है। क्यों? कि कॉन्क्लूजन का हमेशा फाइनल होता है, कॉन्क्लूजन क्या होता है, हमेशा फाइनल होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे फ्यूनेरल सर्विस में सर्विस का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि फ्यूनेरल अपने आप में सर्विस है। 7 देखेंगे, काइंडली रिक्वेस्टेड में काइंडली का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एक्टिव में प्रयुक्त काइंडली, प्लीज़ आदि के लिए ही पैसिव में रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। अच्छा, काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्टेड के पहले नहीं होने का एक दूसरा कारण यह है कि काइंडली एक एडजेक्टिव है जो कि वर्ब रिक्वेस्टेड के विशेषता नहीं बता सकता है। ये चीज़ आप याद रखें। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बता सकते हैं। देखें, ए काइंडली स्माइल, अ काइंडली थॉट, अ काइंडली मैनर, अ काइंडली वे आदि।
अच्छा, सपोजिंग इफ़ में इफ़ का प्रयोग अनावश्यक है। सपोजिंग इफ़ में इफ़ का प्रयोग अनावश्यक है। सपोज इफ़ के साथ ही इफ़ सुपरफ्लुएंस है, या तो सपोज का प्रयोग होगा या इफ़ का, मतलब दोनों का मतलब ही होता है मान लो। इंग्लिश में दोनों का अंग्रेजी हिंदी में क्या होता है दोनों का मतलब मान लो। सपोज यू वन द फर्स्ट प्राइज़, व्हाट वुड यू डू, या इफ़ यू वन द फर्स्ट प्राइज़ व्हाट वुड यू डू, दोनों सेंटेंस सही है, चाहे आप इफ का प्रयोग करो चाहे सपोज का। नंबर 10 देखिए आप, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार या ड्यूरिंग द वार पीरियड के बदले ड्यूरिंग द वार का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग से पूरी अवधि का बोध होता है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिटर्न मीन्स ही क्या होता है, गो या कम बैक, वापस आना या जाना। क्या है, रिम्बर्स बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिम्बर्स इक्वल टू ही होता है पे बैक, मतलब वापस करना। आगे देखिए नंबर 13, रिट्रीट बैक में भी बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिट्रीट का मतलब ही होता है पीछे लौटना या पीछे जाना। रिसीट बैक में भी बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिसीट का मतलब ही होता है निरीक्षक से पीछे चले जाना या पूर्ववर्ती स्थान से पीछे चले जाना। जैसे द टाइड रिसीड मतलब बेंट बैक। रिकॉल बैक में भी बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिकॉल मीन्स ही होता है क्या, समन बैक, रिकलेक्ट, टेक बैक। रिकैपिट्यूलेट का अर्थ होता है दोहराना, अर्थात रिकैपिट्यूलेट बैक या रिपीट बैक आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रिकास्ट का प्रयोग रीराइट होता है, दोबारा लिखा, दोबारा लिखना। उसी प्रकार देखिए रीबॉर्न, रीबिल्ड, रीअगेन, रीगेन, रिट्रेट, रिकास्ट, रिकॉल, रिसीड आदि के साथ अगेन का प्रयोग क्या है, अनावश्यक है। जैसे ओवर राइड इक्वल टू क्या होता है, प्रिवेल ओवर। ओवरटर्न का मतलब टर्न ओवर। ओवर शैडो, थ्रो ए शैडो ओवर। ओवर शूट, शूट ओवर। ओवर टॉप, राइज ओवर। अतः ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर शो, ओवर शूट, ओवर टॉप आदि के बाद ओवर का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 20 देखिए, इक्वली एज गुड एज में इक्वली का प्रयोग अनावश्यक है। जैसे राम एंड श्याम आर इक्वली गुड। अब सेंटेंस दूसरा देखिए, राम इज एज गुड एज श्याम, ना कि इक्वली एज गुड एज श्याम। इक्वली, और ये याद रखना, इक्वली और एज गुड एज। म्यूचुअल एग्रीमेंट में म्यूचुअल का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होता है जब दोनों पक्ष क्या होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड कहना गलत है, क्योंकि इसके बदले हम लोग कॉमन फ्रेंड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार म्यूचुअल इंटरेस्ट ना कहकर हम कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए नंबर 23, म्यूचुअल डिसलाइक का ईच अदर में ईच अदर का प्रयोग अनावश्यक। अवेट का मतलब भी क्या होता है, वेट फॉर। कॉम्प्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। ये चीज़ याद रखना, डिस्पाइट ऑफ नहीं लिखेंगे हम, इंस्पाइट ऑफ इक्वल होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू। अतः बेट के बाद, फॉर ए कंप्राइज के बाद, ऑफ डिस्पाइट के बाद, ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू का प्रयोग गलत है। टू ट्विंस में टू, डिवाइड इंटू 4 क्वार्टर में क्वार्टर्स का आदि का प्रयोग क्या है, गलत है। मतलब आप ये नहीं कह सकते टू ट्विंस, दो जुड़वा, ठीक है, तो आप सीधे जुड़वा बोलेंगे, भाई जुड़वा हैं तो दो है ही हैं। डिवाइड इंटू 4 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स अपने में ही 4th पार्ट है। उसी प्रकार से रीज़न बिकॉज का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, रीज़न वाई का प्रयोग होता है, या रीज़न दैट का। जैसे दिस इज़ द रीज़न वाई ई डज नॉट कम। आगे देखिए आप 27, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट, डिस्यूड, डिनाई, रिफ्यूज। लास्ट में नॉट का अर्थ निहित है, अतः इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट, डिस्यूड, डिनाई, रिफ्यूज। लिस्ट में नॉट का अर्थ निहित आता है, इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही फॉर मेड मी
नॉट टू गो आउट, तो इसमें नॉट रॉन्ग है, अनावश्यक लिखा हुआ है। कावर्ड मैन में मैन का प्रयोग गलत है, क्योंकि कावर्ड खुद एक नाउन है और इसका अर्थ है कायर आदमी। फिर मतलब कायर आदमी आदमी, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। किंतु एक कावर्डली मैन, क्योंकि कावर्डली एक क्या है, एडजेक्टिव है, ये चीज़ याद रखना। अतः एक कावर्ड इक्वल टू एक कावर्डली मैन। फ्ली इक्वल टू ही होता है रैन, अबे भाग जाना, अतः फ्ली अबे कहना क्या है, गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के पहले एंड का प्रयोग अनावश्यक होता है, जैसे ही इज़ रमन एंड हु इज़ माई फ्रेंड। इस बात में हु के पहले एंड का प्रयोग क्या है, अनावश्यक। आप सीधे बोलेंगे ही इज़ राम, ही इज़ रमन, हु इज़ माई फ्रेंड, ये दैट सेंटेंस इज राइट, बट ये सेंटेंस क्या हमारा रॉन्ग है। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद इनके लिए प्रयुक्त एंटीसीडेंट के लिए इट देम का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है, जैसे दिस इज़ द बुक विच आई बाट इट फॉर यू। इस वाक्य में बाट के बाद इट का प्रयोग क्या है, अनावश्यक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में अर्थात दोनों जगहों पर एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में दोनों जगहों पर एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे रिलेटिव नाउन के पहले, रिलेटिव नाउन ये हमारा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यही तो है, इसके पहले जस्ट पहले टू लगा हुआ और लास्ट में भी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वाक्य के अंत में टू का प्रयोग क्या, ये वाला गलत है। सडनली 33 देखिए आप, सडनली कम अक्रॉस में सडनली का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि कम अक्रॉस इक्वल टू मीट सडनली। फिर कम अक्रॉस के बाद विथ का प्रयोग क्या है, गलत है। उसी प्रकार देखेंगे आप 34 विथ बैग एंड बैगेज में विथ का प्रयोग अनावश्यक। जनरली हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू इलाहाबाद विथ बैग एंड बैगेज, तो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। मतलब विथ बैग एंड बैगेज में विथ क्या है हमारा, रॉन्ग है। बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बिल ऑल बिलोंगिंग्स, जो सभी चीज़ें उन सभी चीज़ों के साथ, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। 35 देखिए, माई फैमिली मेम्बर के बदले ए मेम्बर ऑफ माई फैमिली, आल माई फैमिली मेम्बर्स के बदले आल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली का प्रयोग होगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स क्या है, स्लैंग है। अभी आपको बताया गया स्लैंग क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए रूल नंबर 36, एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर है ये, तो इक्वल टू होता है ए टीचर हु इज़ एन इंग्लिश मैन। किंतु ए टीचर ऑफ इंग्लिश इक्वल टू होता है ए टीचर हु टीच इंग्लिश। ध्यान से सुनिए सेंटेंस, एन इंग्लिश टीचर। अब यहाँ देखेंगे आप, एन इंग्लिश टीचर, ये सेंटेंस, तो इसका मतलब ये होता है ए टीचर हु इज़ एन इंग्लिश मैन, मतलब एक कोई टीचर है जो अंग्रेज़ है वो, बट हमने ऐसा लिखा हुआ देखा है टीचर ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई टीचर है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। ध्यान से देख लीजिए, एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर, ए टीचर ऑफ इंग्लिश, दोनों में डिफरेंस। एन इंग्लिश टीचर इक्वल टू होता है टीचर हु इज़ एन इंग्लिश मैन, एक कोई अध्यापक है जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज। और टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब एक कोई टीचर है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। इस अर्थ को ध्यान में रखकर इनका प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे माई ब्रदर इज़ एन इंग्लिश टीचर, इस वाक्य में एन इंग्लिश टीचर के बदले ए टीचर ऑफ इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई जैसे मान लीजिए हम इंडियन हैं, ठीक है, तो हमारा भाई क्या होगा, वो अंग्रेज़ थोड़ी हो जाएगा, तो ऐसे ही समझेंगे ये चीज़ एन इंग्लिश टीचर। भाई हो सकता है बहुत ऐसे भी भाई होते हैं उनका भाई अंग्रेज़ी होता है, तो ये यहाँ नहीं समझना है। मतलब जैसे हम मान लीजिए हम इंडियन हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो जैसे माई ब्रदर इज़ एन इंग्लिश टीचर, तो ये हमने रॉन्ग बोल दिया। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज़ ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये सेंटेंस यहाँ नहीं बोलेंगे। अगला है 37, पासिंग मार्क्स के बदले पास मार्क का प्रयोग होता है, लेकिन जनरली हम देखेंगे कहते हैं पासिंग मार्क मिल गया, तो वो हम रॉन्ग बोलते हैं। लिंकिंग रोड के बदले लिंक लैंग्वेज बोला जाएगा। ठीक
ठीक है। और ये लिंकिंग रोड के बदले लिंक रोड आदि का प्रयोग होता है, ये चीज़ याद रखना। और आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे, इस पे एक्सरसाइज करा देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।